भारत के 5 ऐसे नेता जो कभी पीएम की रेस में नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बने, आखिर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। साल 2004 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। इंडिया साइनिंग का नारा हवा में तैर रहा था और पूरी राजनीति मान चुकी थी कि अटल जी वापस आ रहे हैं। लेकिन नतीजे आए तो सब सन्न रह गए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब 10 जनपद के बाहर जश्न का माहौल था। हर न्यूज चैनल पर एक ही नाम चल रहा था, सोनिया गांधी जी। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने मिठाई बांटना शुरू कर दी थी। कोर्ट सिलवा लिए गए थे और शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी थी। लेकिन अचानक सियासत के थिएटर में ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी पटकथा किसी ने नहीं लिखी थी। विरोधी दल सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल का मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर आए। सुषमा स्वराज जी ने तो सिर मुड़वाने तक की धमकी दे डाली। और फिर हुआ ऐतिहासिक त्याग का नाटक। सोनिया गांधी जी ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे पीएम नहीं बनना चाहिए। अब सवाल उठा कि देश का अगला पीएम कौन बनेगा। प्रणब मुखर्जी जी सोच रहे थे उनका नंबर आएगा। अर्जुन सिंह जी उम्मीद में बैठे थे। लेकिन सोनिया गांधी जी ने पर्ची निकाली और उस पर नाम लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस वक्त राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने जीवन में कभी एक भी प्रत्यक्ष लोकसभा चुनाव नहीं जीता था। वे शांति से अपनी फाइलों और अर्थशास्त्र की दुनिया में मस्त थे। लेकिन उनके सपने में भी नहीं था कि वे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन राजनीति में जब किस्मत का ताला खुलता है तो चाबी की जरूरत नहीं पड़ती। अब रुकिए, अगली ट्विस्ट तो आगे है। विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि रिमोट कंट्रोल तो 10 जनपद के हाथ में रहेगा और मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक मौन पीएम बनकर रह जाएंगे। लेकिन इसी मौन पीएम ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक 123 सिविल न्यूक्लियर डील पर अपनी सरकार तक दांव पर लगा दी। जिस इंसान को एक्सीडेंटल पीएम कहा गया, उसने अपनी शांत चालों से पूरी भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दिया और 10 साल तक देश पर राज किया। नंबर 4 पर आते हैं आई के गुजराल जी। साल 1997 की भारतीय राजनीति किसी साउथ इंडियन फिल्म के सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। दिल्ली के सियासी गलियारों में सरकार ऐसे बदल रही थी जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। संयुक्त मोर्चा यानी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार चल रही थी और एच डी देवेगौड़ा जी पीएम की कुर्सी पर विराजमान थे। लेकिन कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की महत्वाकांक्षा जगी और उन्होंने रातों रात देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब देश में फिर से चुनाव का खतरा मंडराने लगा। कोई भी सांसद दोबारा चुनाव के भारी भरकम खर्च और अनिश्चितता से नहीं जाना चाहता था। गठबंधन के 13-14 दलों की आपात बैठक बुलाई गई। कमरे में भयंकर सिर फुटबॉल चल रहा था। मुलायम सिंह यादव जी पीएम बनना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव जी अपनी चालन चल रहे थे और वामपंथी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। समस्या यह थी कि अगर किसी बड़े जनाधार वाले नेता का नाम आगे किया जाता तो बाकी सारे दल बगावत पर उतर आते। यानी पीएम बनने की पहली योग्यता यह तय हुई कि नेता का अपना कोई मजबूत वोट बैंक या अपना गुट नहीं होना चाहिए। तभी नजर पड़ी इंद्र कुमार गुजराल जी पर। गुजराल जी पूर्व राजनयिक थे, विदेश नीति के जादूगर माने जाते थे। बहुत ही सौम्य और शांत स्वभाव के इंसान थे। सबसे बड़ी बात, उनका अपना कोई राजनीतिक गुट नहीं था और ना ही कोई भारी भरकम वोट बैंक था। यानी वे किसी के लिए भी खतरा नहीं थे। राजनीति में जब आप किसी के लिए खतरा नहीं होते तो आप सबके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं। कांग्रेस ने भी कहा, हाँ हाँ, हमें गुजराल जी से कोई ऐतराज नहीं है। और इस तरह जो इंसान किसी भी राजनीतिक रेस की दूर दूर तक लाइन में खड़ा नहीं था, वह रातों रात भारत का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुजराल जी ने पीएम बनते ही अपनी मशहूर गुजराल डॉक्ट्रिन दी। लेकिन बिना जनाधार के पीएम की कुर्सी पर बैठना ताश के पत्तों के महल पर बैठने जैसा था। महज 11 महीने में कांग्रेस ने फिर से समर्थन खींच लिया और गुजराल जी की कुर्सी हवा में उड़ गई। नंबर 3 पर आते हैं एच डी देवेगौड़ा जी। साल 1996 का दौर याद कीजिए। बीजेपी 13 दिन की अपनी सरकार बना करके चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऐतिहासिक भाषण देकर इस्तीफा दे दिया था। अब गेंद संयुक्त मोर्चे के पाले में थी। संसद में किसी के पास बहुमत नहीं था। दिल्ली के सियासी पंडित परेशान थे कि आखिर 13 दलों के इस कुनबे का सरदार किसे बनाया जाए। सबसे पहले पीएम पद की थाली सजाकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु जी के सामने रखी गई।
लेकिन उनकी पार्टी माकपा यानी सीपीआईएम ने ऐतिहासिक हिमालयन ब्लंडर कहते हुए उन्हें पीएम बनने से रोक दिया। इसके बाद पूर्व पीएम बीपी सिंह जी के पास लोग भागे भागे गए, लेकिन बीपी सिंह जी ने पीएम बनने का ऐसा साफ इनकार किया जैसे कोई जलता हुआ अंगारा छूने से मना करता है। वे तो दिल्ली छोड़कर चेन्नई भाग गए ताकि कोई उन्हें ढूंढ न सके। अब सारे दिग्गजों ने हाथ खाली थे, सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी अचानक किसी ने नाम लिया, हैदर अली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा। देवेगौड़ा जी उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। वे आराम से बेंगलुरु में अपनी राज्य की राजनीति चला रहे थे। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के तख्त पर उनके नाम की लॉटरी निकलने वाली है। जब उन्हें फोन करके बताया गया कि आपको दिल्ली आकर पीएम पद की शपथ लेनी है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे सीधे बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे। उन्हें हिंदी ठीक से बोलना भी नहीं आता था। वे कन्नड़ और अंग्रेजी में सहज थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार देखिए, जो नेता नेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी कभी पीएम पद के लिए नहीं गिना गया था, वह भारत का 11वां प्रधानमंत्री बन गया। और क्या आप जानते हैं कि देवेगौड़ा जी को मीडिया में क्या नाम मिला? उन्हें कहा गया डार्क हॉर्स, यानी वो छुपा रुस्तम जो रेस में दूर दूर तक नहीं था लेकिन बाजी मार गया। हालांकि दिल्ली की गद्दी पर बैठकर संसद में झपकियां लेने वाले देवेगौड़ा जी की सरकार भी सिर्फ 10 महीने ही टिक पाई। नंबर 2 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। साल 1991 का समय भारत के इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना खत्म हो चुका था कि सिर्फ 2 हफ्ते के आयात के लिए पैसे बचे थे। देश आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा था और इसी दौर में हो रहे थे 1991 के लोकसभा चुनाव। चुनाव प्रचार के दौरान ही तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। पूरी कांग्रेस पार्टी गहरे सदमे में और अनाथ महसूस करने लगती है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। अब जरा पीवी नरसिम्हा राव जी की स्थिति देखिए। 69 साल के नरसिम्हा राव जी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने 1991 का लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया था। वे दिल्ली का अपना सरकारी बंगला खाली कर रहे थे। वो अपनी किताबें और सामान ट्रंक में बांधकर हैदराबाद शिफ्ट करने की पूरी तैयारी कर चुके थे। वे राजनीति से संन्यास लेकर किसी अध्ययन में समय बिताने का मन बना चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजीव गांधी जी के जाने के बाद कांग्रेस के भीतर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। शरद पवार जी, अर्जुन सिंह जी और एन.डी. तिवारी जी जैसे दिग्गज पीएम पद के लिए आपस में भिड़ने लगे। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी जी ने उस वक्त सीधे राजनीति में आने से मना कर दिया था। अब अगर किसी एक नेता को पीएम बनाया जाता तो कांग्रेस टूट जाती। ऐसे में पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं की नजर पड़ी संन्यास ले रहे नरसिम्हा राव जी पर। वे गैर विवादास्पद थे, विद्वान थे, 17 भाषाएं जानते थे और सबसे बड़ी बात, उनका अपना कोई उग्र गुट नहीं था। उन्हें आनन फानन में दिल्ली में रोका गया, पैकिंग बंद कराई गई और सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। बिना चुनाव लड़े संन्यास के मुहाने पर खड़ा इंसान देश का पीएम बन गया। लेकिन रुकिए, असली रोमांच तो अब शुरू होता है। सबको लगा था कि यह बुजुर्ग नेता कमजोर साबित होगा और पार्टी के बड़े मगरमच्छ इन्हें नचाएंगे। लेकिन नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया। देश के दरवाजे आर्थिक उदारीकरण के लिए खोले और भारत को कंगाली के दलदल से बाहर निकाल दिया। वे भारतीय राजनीति के असली मोहन चाणक्य साबित हुए। नंबर 1 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 27 मई 1964 का दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ा सवाल तैरने लगता है, नेहरू के बाद कौन? उस दौर में मोरारजी देसाई जी कांग्रेस के सबसे ताकतवर, कड़क और महत्वाकांक्षी नेताओं में से एक थे। वे खुल्लम खुल्ला कह रहे थे कि नेहरू जी के बाद पीएम पद पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। वे अपनी दावेदारी ठोक चुके थे और रेस में सबसे आगे दौड़ रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। कांग्रेस के भीतर एक बहुत ही शक्तिशाली गुट था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, जिसके कर्ता धर्ता थे के कामराज जी। सिंडिकेट के नेताओं को मोरारजी देसाई जी का सख्त और अड़ियल मिजाज बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर मोरारजी देसाई जी पीएम बन गए तो वे किसी की नहीं सुनेंगे और सिंडिकेट की पावर खत्म हो जाएगी। अब सिंडिकेट को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो ईमानदार हो, सादा जीवन जीता हो,
जनता में लोकप्रिय हो और सबसे बढ़कर मोरारजी देसाई जी को हरा सके। तभी नजर पड़ी लाल बहादुर शास्त्री जी पर। शास्त्री जी बेहद छोटे कद के, बेहद शर्मीले और शांत स्वभाव के इंसान थे। वे किसी रेस में शामिल नहीं थे, ना ही वे पीएम बनने के लिए कोई जोड़ तोड़ कर रहे थे। वे तो अपनी सादगी में मस्त थे। कामराज जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने शास्त्री जी के नाम को आगे बढ़ाया और पार्टी के सांसदों के बीच सर्वसम्मति बना ली। मोरारजी देसाई जी देखते रह गए और बाजी शास्त्री जी के हाथ में चली गई। लेकिन क्या सिंडिकेट का यह सोचना सही था कि शास्त्री जी एक रबर स्टैंप साबित होंगे? बिल्कुल नहीं। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो इसी सादे और शांत दिखने वाले छोटे कद के इंसान ने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अमेरिका की गेहूं की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से मना कर दिया और देश को स्वाभिमान सिखाया। जो इंसान कभी पीएम की रेस में था ही नहीं, वह भारत के इतिहास का सबसे निडर और चहेता प्रधानमंत्री बन गया।